गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक, और इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा पादप जगत पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि जैसे विटेकर ने 5 जगत बताए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अब जो पादप जगत है, पादप जगत के विषय में हम पूरा का पूरा इस तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, पादप जगत में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है। उस चार्ट के द्वारा हम जानेंगे कि इसमें हम क्या क्या सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि पादप जगत मतलब पादप क्या है, प्लांट्स क्या है और प्लांट्स की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पादप क्या होते हैं। तो देखिए, प्लांट्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, पादप व पादपों के विभिन्न समूह, प्लांट्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पादप क्या है, प्लांट्स। तो विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार, क्योंकि आर एच विटेकर ने क्या दिया था, 5 जगत वर्गीकरण बताया था, और 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार पादपों को स्पष्ट और निश्चित पहचान दी गई है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को एक निश्चित पहचान दी गई है जिस कारण से हम उनको पादप कहते हैं। अतः यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी, स्वपोषी, उत्पादक जीव पादप कहलाते हैं। जैसा हम लोगों को पता है कि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सजीव जीवधारी होते हैं, और ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक विकसित होता है, तो यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकी मतलब देखिए मोस्टली ये बहुकोशिकी होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल वगैरह एक कोशिकी होते हैं। तो प्राय कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। तो यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी, स्वपोषी। ठीक, स्वपोषी मतलब क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। उत्पादक क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और समस्त संसार के समस्त जीवधारी जो भी एनिमल्स हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, और पौधे फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक कहते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, स्वपोषी, उत्पादक जीव पादप कहलाते हैं। ठीक, ये तो हो गई पादप के विषय में। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन विकसित पादपों का विकास हरे शैवालों से लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। मतलब ऐसा अभी तक ऐसा साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी विकसित पादप हैं इनका विकास किससे हुआ है, हरे शैवालों से हुआ है, और कब, लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ठीक, क्यों ऐसा कहा जाता है, इसका कोई कारण तो होगा, तो कारण आगे देखते हैं। हरे शैवाल व विकसित पादप, मतलब हरे शैवालों और विकसित पादपों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। तो क्या संबंध है, तो हरे शैवाल व विकसित पादपों दोनों में ही क्लोरोफिल ए व बी होता है। मतलब जो क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी टाइप के होते हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी जो होता है वो शैवालों में पाया जाता है और उच्च कोटि के पादपों में पाया जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि शैवालों से कहीं ना कहीं शैवालों से ही जो है उच्च कोटि के पादपों की उत्पत्ति हुई है। तो हरे शैवाल व विकसित पादपों दोनों में ही क्लोरोफिल ए व बी होते हैं, तथा अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं। अन्य सहायक जैसे जैंथोफिल वगैरह या क्रोमेटोफोर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, तो अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं। दोनों ही खाद्य पदार्थों का स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। दोनों ही क्या करते हैं, वो खाद्य पदार्थ जो भी भोजन बनाते हैं, जो भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, उसको अपने अंदर संग्रहित करते हैं। किसके रूप में, स्टार्च, मंड के रूप में संग्रहित करते हैं भोजन को,
तथा दोनों में ही शैवाल सेलुलोज की बनी होती है। मतलब शैवाल और जो उच्च कोटि के पादप होते हैं दोनों में जो शैवाल होती है वो काहे की बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए यहाँ पर सेलुलोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए पादप के अंतर्गत बैक्टीरिया भी आते हैं, कवक भी आते हैं, लेकिन इनको हम अगर अलग अलग रखते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया है तो उसको जगत मोनेरा में रखते हैं और कवक को जगत फंगी में रखते हैं। तो ये इसलिए रखते हैं क्योंकि सबकी शैवाल जो होती है वो अलग अलग होती है। देखिए जो कवक होते हैं उनकी शैवाल काइटिन की बनी होती है, और जो भी शैवाल और उच्च कोटि के पादप होते हैं उनकी जो शैवाल होती है अर्थात कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो ये थे हमारे पादप के विषय में कुछ जानकारी। अब आगे देखते हैं हमको पढ़ना क्या है, पादप जगत का वर्गीकरण क्या है। तो देखिए पादप जगत का वर्गीकरण, पादपों के विभिन्न समूहों में हम जानेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। देखिए ये चार्ट बना हुआ है, हम ऐसे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर थैलोफाइटा पढ़ेंगे, अर्थात इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सभी शैवालों को पढ़ेंगे। सभी शैवालों को हम थैलोफाइटा के अंदर पढ़ लेंगे। नंबर दूसरा आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम मतलब जो दूसरे नंबर पर हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ठीक, बाउंस वगैरह। फिर अगला आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर हम फर्न वगैरह पढ़ेंगे, पूरा फर्न पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आता है जिम्नोस्पर्म। हम जिम्नोस्पर्म में पूरा साइकस, स्पाइनस ये सब पढ़ेंगे, ठीक। फिर आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हम पूरा आम, नीम, ये जो पौधे आते हैं उनको पढ़ेंगे। फिर एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री, मतलब एक एंजियोस्पर्म में हम एक बीजपत्री जैसे मक्का, गेहूं, गन्ना ये सब आते हैं तो हम एक बीजपत्री पढ़ेंगे, और द्विबीजपत्री में क्या पढ़ेंगे, आम, नीम ये सब पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक सिस्टमैटिक क्रम है। जैसे पादप जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो पादप जगत वर्गीकरण का जो है वो सबसे पहले पादप शरीर अविभेदित और पादप शरीर विभेदित। मतलब पादप जगत में दो चीजें आती हैं, या तो जो पादप होगा उसका शरीर अविभेदित होगा। अविभेदित मतलब या तो उसका शरीर जड़, तना, पत्तियों विभेदित नहीं होगा, या तो फिर विभेदित होगा, ठीक। तो जब पादप शरीर जड़, तना और पत्तियों विभेदित नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, पादप शरीर अविभेदित। और इसके अंदर कौन आएगा, आपका थैलोफाइटा आएगा। और थैलोफाइटा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, शैवाल पढ़ेंगे। कुछ इसके लक्षण तो हमको इसी चार्ट से ही पता जाएंगे। जैसे शैवाल के लक्षण बताइए, तो शैवाल के लक्षण क्या है, जैसे थैलोफाइटा होते हैं, इनका शरीर अविभेदित होता है, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्तियां विकसित नहीं होती हैं। और इसमें सम्वहन ऊतक, देखिए इसमें सम्वहनी ऊतक है तो इसमें सम्वहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो इस टाइप से कुछ लक्षण तो हमको इसी से पता चल जाएंगे। दूसरा आता है पादप शरीर विभेदित, अर्थात पादप शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के पौधे आते हैं, सम्वहन ऊतक विहीन और सम्वहन ऊतक सहित। देखिए ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्तियां तो हैं लेकिन सम्वहन ऊतक कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अर्थात सम्वहन ऊतक वे पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है तो उनको बोलते हैं सम्वहन ऊतक विहीन। वे पौधे जिनमें सम्वहन ऊतक पाया जाता है तो उसको बोलते हैं सम्वहन ऊतक सहित, ठीक। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना, मतलब जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल को पहुंचाना, और पत्तियों में बने भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। जा से जल और जा से जाइलम, फा से फूड, फा से फ्लोएम। तो इनका काम होता है जल और भोजन का संवहन करना, किसका, जाइलम और फ्लोएम का, ठीक। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सम्वहन ऊतक विहीन। इसके अंतर्गत किसको पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, ठीक, ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ठीक। दूसरा आता है सम्वहन ऊतक सहित पौधे। सम्वहन ऊतक सहित पौधे में क्या आते हैं, सम्वहन ऊतक मतलब इसमें सम्वहन ऊतक में जल, जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाएंगे, ठीक। तो सम्वहन ऊतक सहित जो पौधे होते हैं, ठीक, सम्वहन ऊतक जो पौधे होते हैं, सम्वहन ऊतक में क्या होता है कि दो प्रकार के आते हैं, एक बीज सहित पौधे और एक बीज युक्त पौधे, एक बीज रहित पौधे और दूसरा आता है बीज युक्त पौधे। मतलब सम्वहन ऊतक में दो प्रकार के पौधे आएंगे, ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, जिसमें बीज नहीं बनते हैं, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हम लोग फर्न पढ़ेंगे, ठीक। तो ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं बनते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, सम्वहन ऊतक तो है, जड़, तना, पत्तियों विभेदित भी है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें बीज नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा को बोलते हैं बीज रहित पौधे,
ठीक, इसमें बीज नहीं बनते हैं। तो तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को। अब अगला आता है बीज युक्त पौधे। तो देखिए बीज युक्त मतलब इसमें ये पौधे कैसे होंगे, बीज युक्त होंगे, लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब होता है ऐसे पौधे, जैसे इसमें लिखा हुआ है अनावृत बीजी। अन माने होता है नहीं, आवृत माने आवरण, बीजी माने बीज पर। ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता है, बीजी मतलब बीज, ऐसे बीज जिन पर आवरण नहीं पाया जाता है, तो ऐसे बीजों को, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पौधे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत क्या आएगा, साइकस पाइनस आएगा। ठीक, तो ये था अनावृत बीजी पौधे। अब बीज युक्त में दूसरा आता है आपका आवृत बीजी। आवृत बीजी के अंदर जो हम पांचवा पढ़ेंगे वो एंजियोस्पर्मिक होगा। एंजियोस्पर्मिक पौधे पढ़ेंगे। आवृत बीज मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण पाया जाए, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीजों पर जो बीज हैं वो फल के अंदर बंद रहेंगे। ठीक, तो ऐसे पौधों क्या कहेंगे, आवृत बीजी कहेंगे। और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अनावृत वो एंजियोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म में भी दो प्रकार के पौधे आते हैं, नंबर एक बीजपत्री पौधे और नंबर 2 द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें एक बीज पत्र पाया जाए, जैसे मक्का, गेहूं, धान। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केवल जब ये अंकुरित होते हैं तो केवल एक बीज पत्र होता है, तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। द्विबीजपत्री क्या होते हैं, ऐसे पौधे जब वो अंकुरित होते हैं तो उसमें द्विबीजपत्री होते हैं। जैसे आपने नीम को उगते हुए देखा होगा, तो जब नीम उगता है तो उसमें ऐसे 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे 2 बीज पत्र पाए जाते हैं उसमें जब वो उगता है, तो ये 2 बीज पत्र होते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री पौधे। ठीक, तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत हम 2 चीजों का अध्ययन करेंगे, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। तो ये था आपका पादप जगत का वर्गीकरण। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।